Welcome students. I am your Hindi teacher Neelam Yadav from Mahatma Gandhi English Medium School Bikaner. Students, we are going to study about समास today. समास के बारे में आपने सुना होगा. समास जो है वो सबसे पहले तो उसकी क्या महत्ता है, किस लिए प्रयोग में लाया जाता है. समास का अर्थ है शब्दों को पास पास बिठाना जिससे कम शब्द प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके. ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त जो चिन्ह होते हैं, परसर्ग चिन्ह होते हैं, वो हटा लिए जाते हैं और विग्रह करते समय उन्हीं परसर्ग चिन्हों को फिर से लगा दिया जाता है. यानी हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ दे सकते हैं समास के प्रयोग से. अगर कम शब्दों में मैं कहूँ तो समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं. समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं. अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास. सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे. अव्ययी भाव समास जो होता है इसके अंदर समस्त पद का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, उपसर्ग होता है और छोटा होता है. यानी पद जो पद का पहला पद है वो क्या होता है, अविभाजित होता है, उसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं. वो उपसर्ग होता है और छोटा होता है और इसका दूसरा पद जो होता है वो बड़ा होता है. इस तरह के समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं. जैसे उदाहरण दिया गया है आजीवन. आजीवन में आ जो है वो पहला पद है और जीवन जो है वो दूसरा पद है. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पहला पद जो है वो क्या है, उपसर्ग है, अविभाजित है और छोटा है. तो इस तरह के पद को हम समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं. उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास. इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, इसके अंदर भी दूसरा पद प्रधान होता है तथा अधिकतर छोटा होता है, लेकिन देखने में क्या होता है, वो छोटा होता है. तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं. यानी तत्पुरुष समास के जो अंदर और भेद हैं वो किस पे आधारित होते हैं, उसके ऊपर आधारित होते हैं जो कारक चिन्ह, कारक आपने पहले पढ़ा था, जिन कारक चिन्हों का लोप होता है उसी के नाम से इस समास का नाम होता है. तो इसमें भी जो तत्पुरुष समास है वो 6 तरह के होते हैं. कर्म तत्पुरुष समास आपने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या हुई, को. कर्म के कारक चिन्ह को यहाँ पे कौन सा है, को है, जिसका कि लोप हो जाता है इस समास के अंदर. जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ क्या आ रहा है, को किसकी विभक्ति है, कर्म की विभक्ति है. इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं इसे हम. उसके बाद दूसरा आता है करण तत्पुरुष समास. करण की विभक्ति क्या होती है, से, करण से. इसके अंदर से का और के द्वारा यानी साधन, उसका लोप होता है. जैसे उदाहरण दिया गया है पद दलित, यानी पद से दलित, नेत्रहीन, नेत्र से हीन और नीति युक्त, नीति से युक्त. तो यहाँ पर से का लोप हो रहा है, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास कहलाता है. उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास. संप्रदान जो है उसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए, ठीक है, इसका लोप हो जाता है. जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय. ये कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया. उसके बाद है आपादान तत्पुरुष समास. इसकी विभक्ति भी से होती है, लेकिन इसके अंदर से का मतलब है अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है और इसका लोप हो जाता है यहाँ पर से का. जैसे जल रिक्त, जल से रिक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त. तो ये कौन सा समास हो गया, आपादान तत्पुरुष समास हो गया. उसके बाद है संबंध तत्पुरुष समास. जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, संबंध बताने वाला क, का, के, की, इस तरह के जो हैं उनका लोप होता है. ये विभक्ति है इसकी, गोदान, गो का दान, ठीक है, रामचरित और इसी तरह से राष्ट्रपति, ये उदाहरण दिए गए हैं. स्वर्ण पात्र.
अगला जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसकी विभक्ति क्या है? में, पर, पे। इन विभक्तियों का लोप हो रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो यहाँ इन विभक्तियों का लोप हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी दोनों में से एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, और इसका दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। उदाहरण दिया गया है नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। और चरण कमल जो है ये इसके उदाहरण है कर्मधारय समास के। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु, जैसा कि इससे पता पड़ रहा है संख्या द्वि, दो को जैसे हम द्वि कहते हैं, तो इस याद रखने के लिए बच्चों ये जरूरी है कि द्विगु समास जो है उसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु से आपको याद रहेगा कि ये संख्यावाचक शब्द होता है, इसके अंदर पहला पद जो है वो। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। चौपाई, चार पायों का समूह। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं द्वंद्व समास पे। बच्चों द्वंद्व समास जो होता है इसके अंदर दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, और जब उनका हम विग्रह करते हैं तो उसके अंदर एवं या और का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी। भाई बहन, भाई और बहन। इसी तरह से माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर जो है विग्रह करने पर और एवं का प्रयोग होता है द्वंद्व समास के अंदर, और इसके दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। उसके बाद लास्ट हम आते हैं बहुव्रीहि समास पे। इसका कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, लेकिन अन्य पद प्रधान होता है, यानी ये कोई और ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों में से कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके लिए प्रयोग करते हैं हम ये शब्द? रावण के लिए। इसी तरह से लंबोदर शब्द है, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान नहीं है, लेकिन तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं किसके लिए? गणेश जी के लिए। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा